गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? फटाफट आ जाओ यार, मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज इस लेक्चर में स्टोशियोमेट्री के कुछ क्वेश्चन को हम धुआं करने वाले हैं, तो फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाते हैं तो हम शुरू करेंगे। और बहुत बढ़िया तरीके से तुम देखोगे यार कैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कमांड बनता जा रहा है। अभी तक मुझे लगता है मोल कन्वर्जन में सबका कमांड बन चुका होगा, सबको समझ में आ चुका होगा कि मोल को कैसे मास में बदलेंगे, मोल को कैसे वॉल्यूम में बदलेंगे और मोल को कैसे नंबर में बदलेंगे। हमने स्टोशियोमेट्री भी समझ ली थी कि स्टोशियोमेट्री कैसे काम करती है, परसेंटेज यील्ड क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है। और अभी इस साल नीट में आया भी है क्वेश्चन परसेंटेज प्योरिटी पे। तो हम ये भी एनालाइज करते हुए चलेंगे कि इस चैप्टर से अंत में ये एनालाइज करेंगे, एक समरी भी दूंगा कि इस चैप्टर से क्या क्या चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट, एक बढ़िया से चैप्टर को बढ़िया से दिन के साथ शुरू करते हैं। अरे लो, होमवर्क क्वेश्चन तो भूल ही जाते हैं हम। तो होमवर्क क्वेश्चन करके आए हो या नहीं करके आए हो? आए हो ना सब लोग होमवर्क क्वेश्चन करके। होमवर्क क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कह रहा है। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया गया। अच्छा, जला दिया। व्हाट इज द वेट ऑफ द रेसिड्यू? रेसिड्यू कितना बचा? जलने के बाद राख कितनी बची? तो कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग क्या होती है वो हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जलने के बाद बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, है ना? यही तो बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। बिल्कुल सही बात है सर, हाँ ये बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भैया हमारी गैस होती है। अच्छा, तो जब इसको जलाएंगे तो ये तो रह जाएगा ठोस, पीछे सॉलिड, लेकिन जो गैस है वो हवा में उड़ जाएगी। तो कभी भी किसी रिएक्शन में मैं बता भी रहा था, जो गैस बनती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मास में कमी आने के लिए। जब गैस बनेगी तो अपने साथ कुछ मास भी लेके जाएगी, कुछ द्रव्यमान भी तो लेके जाएगी, और जो ठोस बचता है उसी को हम राख या रेसिड्यू कहते हैं। उसी को हम राख, ऐश या रेसिड्यू कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा कितना रेसिड्यू बना, इसका मतलब हमें ये निकालना है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल। क्या रिएक्शन में क्वांटिटी की एनालिसिस करने की फील आ रही क्वेश्चन पढ़ के? बिल्कुल आ रही है। जब भी ये दो बातें हो, बैलेंस रिएक्शन हो, रिएक्शन को पढ़ के क्वांटिटीज की एनालिसिस करने की फील आए, फटाफट स्टोशियोमेट्री लगा दो। डायरेक्ट तरीका सिखाया था कैसे लगाते हैं कि अगर मुझे कैल्शियम ऑक्साइड के मोल चाहिए तो कैल्शियम ऑक्साइड का कोएफिशिएंट 1, कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से निकालना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जिसको निकालना है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जिससे निकालना है उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड। 2 मिनट का खेल भी नहीं है। 50 ग्राम दिया है, मोल के लिए ग्राम को डिवाइड कर देंगे मोलर द्रव्यमान, मोलर मास से, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होगा 100, तो मोल आ गए आधे। मोल कितने आ गए? आधे। मोल आ गए तो मास आ जाएगा। मोल से कुछ भी निकालना तो मल्टीप्लाई करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास लेंगे क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का मास है 40 और 16 56, 56 का आधा 28, यानी कि कितने ग्राम बनेगा? 28 ग्राम। कितने ग्राम बनेगा? 28 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। फटाफट समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, परसेंटेज प्योरिटी को साथ में लगा दिया गया है। द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ CO2 लिबरेटेड एट STP। ठीक है, CO2 की वॉल्यूम चाहिए when 10 ग्राम ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन इज हीटेड कंप्लीटली। लाइमस्टोन का मतलब भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जलाया गया, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। इस बार इसकी वॉल्यूम पूछी गई है, लेकिन ये जो है 10 ग्राम तो नहीं है। लाइमस्टोन 10 ग्राम सैंपल लिया गया है ना, लेकिन उस सैंपल की प्योरिटी कितनी है? 90% प्योर। रिलेशन तो हमें फिर से वही फील आ गई, रिएक्शन में क्वांटिटी बैलेंस रिएक्शन। फटाफट स्टोशियोमेट्री, CO2 निकालना है तो CO2 का कोएफिशिएंट 1, कैल्शियम कार्बोनेट से निकालेंगे उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल से मल्टीप्लाई। अब इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे आएगा अगर हमारे पास 10 ग्राम। कैसे हो यादव जी? लाल जी यादव जी कैसे हैं? तो 10 ग्राम सैंपल तो है, लेकिन वो 90% ही प्योर है। प्योर हमेशा मतलब होता है कि जो हमारा डिजायर्ड चीज है, जिसकी हमें चाहत है, वो कितना है, वो कितना है, बाकी सब बकवास।
तो 10 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा 10 ग्राम का सिर्फ 90%, परसेंट यानी डिवाइड बाय 100। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितना आ गया? 9 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने होंगे भैया? मोल हो जाएंगे 9 बाय मोलर मास जो 100 है। तो ग्राम को हमने फटाफट बदल दिया मोल में, फटाफट बोल दिया मोल में। हम तो बढ़िया ही है, मस्त है, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो 1/1 इंटू 9/100 ये आ गया बच्चों CO2 का मोल। क्वेश्चन जानना चाह रहा है CO2 की वॉल्यूम कितनी है STP पे। तो मोल को वॉल्यूम में कैसे बदलते हैं? मोल को वॉल्यूम में बदलते हैं 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके, अगर गैस की बात हो और STP पे बात हो, है ना। अब देखो, अब जो बच्चे इसको पूरा सॉल्व करने के चक्कर में लगे मत लगो। अगर इसको लगभग 10 मान लूं, लगभग 10 मान लूं, तो ये लगभग 2.24 2.24 लीटर आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा? बोल, आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। अब क्योंकि 10 9 से बड़ा है, तो ये वाली जो संख्या है ये 2.24 से आसपास होगी और थोड़ी पीछे की तरफ होगी। ये भी देख लिया करो, जब अप्रोक्सीमेशन किया करो ये भी देख लिया करो कि वो चीज आगे है, वैल्यू में बड़ी होके आ रही है या घट के आ रही है। समझ पाए? तो ये जो नंबर आया है ये 2.24 2.24 से थोड़ा सा छोटा होने वाला है, यानी कि जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कि देखो ऑप्शन में ये भी है बट ये गलत है, और पहला ऑप्शन क्यों? क्योंकि कई बच्चे जल्दबाजी में मार्क कर देंगे। क्लियर सबको? तो अप्रोक्सीमेशन करके हम अपनी कैलकुलेशन का टाइम जरूर बचाएंगे, कैलकुलेशन का टाइम बचा लेंगे। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था जो अभी अभी ताजा ताजा आया, ताजा क्वेश्चन। राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग। वैसा ही क्वेश्चन, 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन। मैं रिएक्शन लिखी हुई है तो दोबारा नहीं लिखूंगा। मोल ऑफ CO2 हो जाएगा CO2 का कॉफिशिएंट कैल्शियम कार्बोनेट का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम कार्बोनेट का कॉफिशिएंट। कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम में सिर्फ 20% ही है, यानी कि 20 इंटू 20/100 इसका हो जाएगा मास, और इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे यानी 100 से, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 4 ग्राम। ये आ जाएगा 4 ग्राम। अब 4 ग्राम बटे 100 मोल, 4 ग्राम आया बटे 100 मोल आ गया, तो यानी CO2 के मोल आ गए 4/100। तो अगर मुझे CO2 का मास चाहिए तो मास ऑफ CO2 हो जाएगा CO2 के मोल मल्टीप्लाई बाय CO2 का मोलर मास। 44 इंटू 4 हो जाएगा 176/100, और 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा 1.76 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बताओ समझ में आ गया? दादा हम बुलेट ट्रेन की स्पीड में तो नहीं चले गए? समझ में आया? क्या किया एक बार फिर से बता देता हूं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने यहां पे 20 ग्राम था लेकिन 20% प्योर था, तो मास से निकाल लिया कि मास जो है वो 20 ग्राम का 20% होगा। ये हो गया मास ऑफ लाइमस्टोन। इसको डिवाइड किया लाइमस्टोन के मोलर मास से, इसको डिवाइड किया लाइमस्टोन के मोलर मास से, तो ये निकल के आया लाइमस्टोन का मोल। फिर लगाया स्टोइचियोमेट्री, तो ये मिले हमें CO2 के मोल। क्योंकि CO2 का मास पूछा गया था तो उसको CO2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये तुम्हें ग्राम दे देता है, ये तुम्हें ग्राम दे देता है। क्या सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन शायद हमने किया था। मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट फॉर्म्ड when excess of CO2 is passed through a solution having 0.205 mole of barium hydroxide। देखो ये बात आगे के लिए भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगी तुम्हारे। ध्यान रखना CO2 जो होता है वो पानी मतलब कार्बोनिक एसिड होता है, तो CO2 की जितनी भी रिएक्शन है वहां पे CO2 एज अ एसिड ही काम करता है। CO2 का एक्वस सोल्यूशन मतलब कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड और कोई भी बेस सॉल्ट बनाएंगे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब ये मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक में सिखाऊंगा कि कैसे तुम बहुत इजीली इन बातों को समझ के देख सकते हो, कहां पे बाइकार्बोनेट बनेगा कहां पे कार्बोनेट बनेगा। यहां पे बनेगा जब तक CO2 ज्यादा ना हो हमेशा हम कार्बोनेट बनाते हैं, और क्वेश्चन कह भी रहा है बेरियम कार्बोनेट, जो हाइड्रोजन है वो पानी के रूप में अलग हो गया। तो ये रिएक्शन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, और यहां पे देख लेते हैं तो रिएक्शन बैलेंस भी है। इसका अमाउंट गिवन है, इसका पूछा गया है। बेरियम का मोलर मास क्वेश्चन में दिया जाता है
137 होता है। बेरियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा? 197। मोलर मास तो तुम निकाल ही लोगे, मोलर मास तो तुम निकाल ही लोगे। तो अब बहुत जल्दी से हम लोग फिर से वही काम करते हैं कि यार बेरियम कार्बोनेट का मोल चाहिए, तो बेरियम कार्बोनेट का मोल हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय बेरियम हाइड्रोक्साइड का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल, तो वो है 0.205। तो मोल आ गए 0.205 मोल्स। अब इसको मास में बदलना है, तो मास के लिए मोल से जब भी हमें मास में जाना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है 0.205 मल्टीप्लाई बाय 197। फिर से कैलकुलेशन करने में मत फंसना, अप्रोक्सीमेशन करो, इसको 0.2 मान लो, इसको 200 मान लो, तो आंसर 40 ग्राम के लगभग पास में होना चाहिए। 40 ग्राम से सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा आंसर बन गया। इसी स्पीड से तुम्हारे दिमाग को सोचना है, इसी स्पीड से तुम्हारे दिमाग को सोचना है। तुम्हें करना इस स्पीड से नहीं, अपने आप स्पीड आ जाएगी। अब तुम कहोगे सर आपकी स्पीड तो अच्छी है, हम इतनी स्पीड से कर नहीं पाते कैलकुलेशन, हम तो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उसका अभ्यास नहीं किया, तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो एक बार प्रैक्टिस करो, दिमाग जब पहले से तुम्हें दिमाग में चीजें क्लियर होंगी, सीक्वेंस क्लियर होगा क्वेश्चन का, इतने क्वेश्चन लगाओ अच्छे से समझ समझ के कि तुम्हें पूरा सीक्वेंस ही क्लियर हो जाए। तो जब सीक्वेंस क्लियर होगा, तुम लिख यहां रहोगे, सोच यहां रहोगे, तो अपने आप वो जो सोचने का समय है वो बचेगा, यहां से यहां जाने की स्पीड बढ़ेगी। तुम लिख ये रहोगे, सोच ये रहोगे, अपने आप तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन को देखें, अगले होमवर्क क्वेश्चन को। ये तो लिमिटिंग रिएजेंट का है। क्या हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ चुके थे? अच्छा, हम लिमिटिंग रिएजेंट भी कर चुके थे। 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। क्वेश्चन जानना चाहता है कितना H2O बनेगा। देखो बहुत ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को एक बार, ताकि दोबारा इसमें ऐसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ये आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 पानी। ठीक है, क्लियर? अब अगर सोचा जाए तो रिएक्शन में जब भी हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, हमें पहला काम है फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन बोलेगा नहीं, तुम्हें सोचना है कि यहां पे तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं? मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके, क्योंकि जिसका रेशियो छोटा होगा वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कम बनाएगा, और प्रोडक्ट कम बनाने का मतलब वो इंडिकेट कर रहा है रिएक्शन में खत्म हो गया। ये मत कह देना कि ये देखो कम है, अरे सर ये देखो ये तो कम है ना, तो ये लिमिटिंग होगा। ऐसे देख के कभी नहीं बताएंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि ये लिमिटिंग डेफिनेटली नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं ये लिमिटिंग डेफिनेटली होगा। जब तक हम मोल और कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर ना कर ले, तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। तो देखो यहां पे क्या आता है, मोल ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम है, मोलर मास 2 से डिवाइड किया, कोफिशिएंट 2 ऑलरेडी था। ऑक्सीजन 29, मोलर मास 32 से डिवाइड किया और नीचे का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी था। इन दोनों को कंपेयर करना है। ये 3/4, ये 29/32। अब समझो, सॉल्व करने मत लगो, मल्टीप्लाई करो 8 से डिवाइड। किसी भी नंबर में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे तुम्हारी कैलकुलेशन का समय फिर से बचेगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो या तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे या हम न्यूमरेटर को सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो वैल्यू छोटी होगी। यानी हमें यह पता चल गया कि जो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट है वो हाइड्रोजन है। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है तो जो भी कैलकुलेशन है हाइड्रोजन, हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन का अमाउंट, वाटर का अमाउंट ग्राम में। तो वाटर का कोफिशिएंट 2, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन के मोल। तो यहां पे लिख देते हैं, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, या इसको ऐसे लिख लो चाहो तो, वाटर का कोफिशिएंट 2, हाइड्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कोफिशिएंट। क्योंकि ये पूरा हम यहीं पे सॉल्व कर चुके हैं, ये पूरा हम यहीं पे सॉल्व कर चुके ना, मेहनत क्यों करेंगे बार बार। 1 2 से 2 गया, मोल आ गए 3/2, मास चाहिए
मास के लिए फटाफट मोल को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो जी मोलर मास से, तो ये आ जाएगा 27 ग्राम। क्या कहते हो भैया, सही है? तो वाटर कितना बनेगा? 27 ग्राम। ऑप्शन डी से दिल्ली, डी से दिल्ली सही आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन तुमने एक बार ट्राई किए हैं, जो कि ट्राई नहीं करोगे तो फंसोगे नहीं, फंसोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, या तुमने यहां पे क्या गलती करी, तुम यहां पे कहां पे किस पार्ट में फंसे थे। अब ये क्वेश्चन रिएक्शन जिस पे बेस्ड है वो रिएक्शन है मेटलर्जी से। बॉक्साइट कहलाती है एल्यूमिनियम की ओर, जिसमें कंपाउंड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट का रिडक्शन करते हैं कार्बन की मदद से, जिसे हॉल्स प्रोसेस कहते हैं। तो बॉक्साइट का जब रिडक्शन होगा, यानी Al2O3 का जब रिडक्शन होगा यूजिंग एनोड कार्बन, तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम और CO2। बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे लगा देते हैं 2, एल्यूमिनियम के आगे लग गया 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन के आगे लग गया 3, तो यहां भी लग गया 3 कार्बन को बैलेंस करने के लिए। अब देखो क्या दिया है, 270 किलोग्राम, ठीक है, आंसर भी किसमें? किलोग्राम में। वैसे तो हमें नहीं प्रथमेश, ये 9th में उतना काम नहीं आएगा। 9th में मोल कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सा है, तुम सीख जरूर सकते हो, है बहुत आसान। 9th लेवल का बच्चा बहुत आसानी से इस पूरे चैप्टर को समझ के सीख सकता है। इससे तुम्हें बाकी चीजों को समझने में मदद जरूर मिलेगी, लेकिन 9th में ये काम नहीं आएगा। 9th में ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, सीख लोगे तो एक तो 11th का डर खत्म होगा, और प्लस कई सारी जगह जब तुम कंसंट्रेशन लिखा देखते हो, कई सारी जगह तो जब तुम रिएक्शन लिखे देखते हो, तो उनको और ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री का काम ही है फील करना, तो सीखा जा सकता है आसान, बट कुछ क्वेश्चन में तुम थोड़े से डाउट में आ सकते हो। ठीक है, देखो 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 देखो, वैसे तो जब हम मोल निकालते हैं बच्चों, हमें एल्यूमिनियम का दिया गया है, ये कितना बना 270 किलो, पूछा गया ये कितना खर्चा, ये दिया गया है, ये पूछा गया है। तो जो पूछा गया है, लिमिटिंग रिएजेंट की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहां पे एक ही रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही है। मोल चाहिए कार्बन के, तो कार्बन का कोफिशिएंट 3, एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट 4, और एल्यूमिनियम के मोल इधर। डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्री ऐसे लग जाती है। ठीक है, जिसका निकालना है उसका मोल डिवाइड, उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जिससे निकाल लो उसका कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई बाय जिससे निकाल लो उसके मोल। अब वैसे तो मोल में हम मास ग्राम में रखते हैं, बट ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में। अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा अभी तो बाद में 1000 कट जाएगा, तो मैं ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। ये देखो कितना आएगा, 3/4 270 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 27 ग्राम पर मोल, ये आ गए मोल। तो मास कितना आ जाएगा कार्बन का, 3/4 270 डिवाइडेड बाय 27, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ कार्बन। जब कार्बन का मास निकाल रहे हो तो मोलर मास भी कार्बन का, तो ये आ गया ग्राम। जब सॉल्व करते हैं तो ये मेरे ख्याल से 90 किलोग्राम आ रहा है, 90 किलोग्राम आ रहा है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर भी कुछ बच्चों की समझ के लिए एक बात दिखाते हैं कि अगर हम प्रॉपर ऐसे करते तो यहां पे 1000 से गुणा करते। क्यों करते? ग्राम को किलोग्राम, मोल में हमेशा ध्यान रखना, कोई और क्वेश्चन होता तो हो सकता करना भी पड़ जाता है, इसलिए ध्यान रखना मोल में जो मास होता है वो हमेशा ग्राम में होता है, क्योंकि मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है। ठीक है ना। फिर यहां पे ये ग्राम में आता, यहां पे ये ग्राम में आता, तो इसको 1000 से भाग करते, किसमें बदलने के लिए? किलोग्राम में बदलने के लिए वापस। तो ये पहले से था 1000, ये 1000 से डिवाइड किया, कैंसिल ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऊपर कन्वर्जन नहीं किया, इसीलिए मैंने ऊपर कन्वर्जन नहीं किया। चलो अगले होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं। अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 ml ऑफ H2 at STP ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो जब भी हम जिंक मेटल को किसी भी एसिड में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी मेटल को एसिड में डिसॉल्व करते हैं, तो मेटल अपना सॉल्ट बना लेता है और साथ वाले आयन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस देता है। ये हमारी रिएक्शन।
क्या पूछा गया है, ये कितना चाहिए होगा, क्या दिया गया है, ये दिया गया है। जिंक का मोलर मास अगर चाहिए तो वो 65 होता है। चिंता मत करना, मोलर मासेस क्वेश्चन में यूजुअली दिए जाते हैं। रिएक्शन बैलेंस है, जी से बैलेंस है, तो मोल ऑफ जिंक आ जाएगा 1/1 इंटू मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के लिए वॉल्यूम दी है 224, बट वॉल्यूम दी है मिलीलीटर में, और जो हम यूज करते हैं 22.4 वो होता है लीटर में। तो इस वॉल्यूम को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड भी कर दिया। तो थोड़ा सा यूनिट का ध्यान जरूर रखेंगे। तो ये आ जाएगा 1/100 मोल। हमें चाहिए मास, तो मास ऑफ जिंक आ जाएगा, जिंक का मोल मल्टीप्लाई बाय जिंक का मोलर मास, कितना आ गया 0.65 मोल, 65 ग्राम। 0.65 कलकत्ता बन गए आंसर। आंसर पहुंच गया कलकत्ता में। समझ पाए सब लोग, क्लियर? तो स्टोशियोमेट्री का मुझे लगता है सबको एक आइडिया तो लग गया होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो तुम्हारे हाथ में, लेकिन आइडिया सबको लग गया होगा कि स्टोशियोमेट्री पे कैसे काम करते हैं। और नोटिस करो, अभी तक मैंने तुम्हें जितना भी सिखाया इस चैप्टर में, 3 लेक्चरों में, तीसरा लेक्चर है, हर बार मोल ही निकाल रहे हैं। हम पूरे कॉन्सेप्ट को मोल के ऊपर सेंट्रलाइज कर रहे हैं कि मोल पे पहुंच जाओ, फिर जहां जाना है वहां चले जाओ। किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारे सामने कितने क्वेश्चन दिखाए, किसी भी क्वेश्चन में हम उन 2 डायग्राम के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 डायग्राम के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। 4NH3 + 5O2 दिया गया, 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मेड टू रिएक्ट इन कंप्लीशन। तो क्या क्या होगा देखते हैं। पहली बात, दोनों के अमाउंट हमें गिवन है, 1 मोल और 1 मोल। बच्चों हमें दोनों के अगर अमाउंट गिवन होते हैं या एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होता है, तो वहां पे हमें निकालना पड़ता है क्या क्या निकालना पड़ता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अमोनिया के मोल डिवाइडेड बाय 1, नॉट 1, डिवाइडेड बाय 4। ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय 5। इनको कंपेयर करेंगे, 1/4 1/5, 1/4 1/5 है ना, यही 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, छोटा कौन सा है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर पे कंपेयर करेंगे। जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है वो वैल्यू छोटी होगी। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा खत्म होगा, यानी कि ऑल द ऑक्सीजन वुड बी कंज्यूम्ड। ये तो सही आंसर हो गया, ये तो सही आंसर हो गया, और ये अपने आप गलत हो गया। अमोनिया बच जाएगा और ऑक्सीजन सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा। अब अगर हम निकालना चाहें कि NO और H2O, अब देखो इस क्वेश्चन में यहां से आगे तुम्हें एग्जाम में तो करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर यही सेम क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था तो तुम्हें सिर्फ इतने से आंसर आ गया, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं तो ये काम कैसे किया जाता है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। NO का मोल चाहिए, NO का कॉफिशिएंट 4, ऑक्सीजन का मोल 1, ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट 5। पानी का मोल चाहिए, पानी का कॉफिशिएंट 6, ऑक्सीजन के मोल 1, ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट 5। हर बार सॉल्व हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से करोगे, हर बार सॉल्व हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से करोगे। तो ना ये 1 मोल आया ना ये 1 मोल आया, ये 4/5 सॉल्व करना चाहो तो 0.8 मोल NO बनेगा और 1.2 मोल H2O बनेगा। टोटल 2 मोल बनेंगे, लेकिन ये 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन भी लिमिटिंग रिएजेंट का फील आ रही है, फील आनी चाहिए क्वेश्चन में। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फील। हाइड्रोजन को जलाया गया ऑक्सीजन के साथ, कितना वाटर बनेगा? तो फटाफट देखते हैं। हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होती है, H2O बनता है। यहां पे 2 H2O 2 H2 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अमाउंट गिवन है, तो पहले लिमिटिंग निकालेंगे। लिमिटिंग के लिए देखो क्या करेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। 10/2 × 2 मोल बाय कॉफिशिएंट 2 एंड 64/32 × 1। कॉफिशिएंट 1 है तो भी मैं लिख रहा हूं ताकि जब तुम बाद में इस क्वेश्चन को देखो तो मैं दिख जाए कि हाँ कॉफिशिएंट क्या लिखा था। तो ये आ गया 5/2 और ये आ गया 2/1, है ना, 32 दूनी 64। 2/2 किया तो ये हो गया 5/2 और ये हो गया 4/1, 4/2। डिनोमिनेटर सेम, ये वैल्यू छोटी,
तो हमें ये मिल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो वाटर किसके अकॉर्डिंग आएगा, वाटर आएगा ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। तो वाटर का अमाउंट आ जाएगा वाटर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 1। तो ये आ गया 4 मोल, ये आ गया 4 मोल। कितना वाटर बनेगा, आंसर छुपा बैठा है बॉम्बे में, पकड़ के लाओ, उड़ा दो। क्लियर सबको, सबको समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 20 ग्राम ऑफ अ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 gram magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate? तो क्वेश्चन है परसेंटेज प्योरिटी का। रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म किया तो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2। अब क्वेश्चन ने कहा ये लिया गया 20 ग्राम, ये लिया गया, ये बना 8 ग्राम। देखो ये बात हमने पहले भी समझी सुनी और जानी है, दोबारा से समझ सुन और जान रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में एक अकेला रिएक्टेंट गिवन है तो उससे सॉल्व किया जाता है, एक अकेला प्रोडक्ट गिवन है तो उससे सॉल्व किया जाता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट गिवन है तो पहले पता करते हैं कौन सा लिमिटिंग है तब सॉल्व करते हैं। अगर एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट गिवन है तो रिएक्टेंट तो किसी वजह से हो सकता है पूरा इन्वॉल्व ना हुआ हो, रिएक्शन अधूरी रह गई हो, रिएक्टेंट प्योर ना रहा हो, तो हमेशा हमें यह पता है कि ये तो डेफिनेटली रिएक्शन से आया है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है ये हमेशा ये प्रोडक्ट जो बना वो 8 ग्राम रिएक्शन में ही बना। तो हमेशा हम प्रोडक्ट के अमाउंट को लेके ज्यादा श्योर होते हैं और जिससे ज्यादा श्योर होते हैं उस अमाउंट को लेके सॉल्व करते हैं। तो कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया हो तो हमेशा प्रोडक्ट के अमाउंट को लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या निकालेंगे हम, मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट निकालते हैं। चलो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा 1/1 इंटू कितने ग्राम है 8 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 24 और 16 40। तो इसके मोल आ गए 1/5। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये लगभग 17 ग्राम के आसपास है, लगभग 17 ग्राम के आसपास है। यानी हमने लिया तो 20 ग्राम था सैंपल, जो सैंपल लिया था वो 20 ग्राम लिया था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर बना, इसका मतलब सैंपल में सिर्फ लगभग 17 ग्राम ही मैग्नीशियम कार्बोनेट है। बाकी बचा खुचा जो 3 ग्राम के आसपास है वो इंप्योरिटी होगी, बचा खुचा जो 3 ग्राम के आसपास है वो इंप्योरिटी होगी। यानी कि परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी सैंपल की। एक्चुअल में मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 84/5, एक्चुअल में मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 84/5। सैंपल कितना लिया था टोटल 20। परसेंटेज निकालने का यही तरीका है। और इसीलिए डेसिमल या फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन को हम अंत में बचा कर रखते हैं। हो सकता है कई बार अंत में ज्यादा आसानी से आ जाता है, अंत में ज्यादा आसानी से आ जाता है। समझ में आया सबको? तो ये परसेंटेज प्योरिटी या परसेंटेज यील्ड में हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी हम जिसकी बात करें वो ऊपर होता है, टोटल जो है वो नीचे होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। कलकत्ता का आंसर मिल गया। अब इन क्वेश्चन के आंसर दिए थे तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद लगाने हैं। कुछ क्वेश्चन अब मैं और सिखा रहा हूं। अब कुछ काम की बात सुनो। हमने ये समझ लिया कि स्टोइशियोमेट्री वॉल्यूम की एनालिसिस है, स्टोइशियोमेट्री मतलब मोल रेशियो की एनालिसिस है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। मैं बढ़िया हूं मनु, तुम कैसे हो? चाय कॉफी हो गई? तो स्टोइशियोमेट्री जो है वो रेशियो के एनालिसिस है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है, और इसको हम मोल रिलेशन में यूज करते हैं, मोल रिलेशन में यूज करते हैं। और समझना इस बात को
कि रेशियो हमेशा, अगर दो चीजें प्रोपोर्शनल है, मैं कह दूं ए प्रोपोर्शनल बी के है, तो अगर ए का रेशियो 1:2 है तो बी का रेशियो भी कितना होगा, 1:2, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी में बाकी जो भी सेम टर्म है वो कैंसिल ही हो जाते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी में सेम होता है। तो जो रेशियो मोल पे वैलिड है वो रेशियो नंबर पे भी वैलिड होगा। तो स्टोइचियोमेट्री को हम नंबर पे भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे मोल होते हैं वो नंबर ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर सबके लिए सेम है तो हम कह सकते हैं मोल और नंबर प्रोपोर्शनल है। तो अगर मोल का रेशियो 1:2 है तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी 1:2 होगा। तीसरी बात आती है, अगर हम गैस के लिए बात करें PV = nRT, तो अगर गैसेस के अलग अलग गैसों को सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे रखा गया तो मोल और वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल है। PV = nRT से मोल और वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल है। तो यानी यहां पे हम गैसेस के लिए वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन भी लगा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी की है कि ये वैलिड है सिर्फ गैसेस पे और तभी वैलिड है जब हमारा प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो। प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग गैसों का सेम हो। यहीं से आओ, हम ये भी कह सकते हैं मोल प्रोपोर्शनल है प्रेशर के या प्रेशर प्रोपोर्शनल है मोल के अगर गैसेस को सेम कंटेनर, सेम वॉल्यूम के कंटेनर, सेम टेम्परेचर में रखा गया। यानी कि इसी बात को हम पार्शियल प्रेशर पे भी लगा सकते हैं। पार्शियल प्रेशर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन तब जब हम गैसेस के मिक्सचर की बात करें। जब हम गैसेस के मिक्सचर्स की बात करें, और ये बहुत काम का, इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए हैं नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है। और अभी तुम आगे जब कंसंट्रेशन पढ़ोगे तो मोलैरिटी पढ़ोगे। मोलैरिटी = मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो अगर हम एक ही सोल्यूशन में बात करें तो सेम चीज को हम मोलैरिटी के भी रेशियो में यूज कर सकते हैं। सेम चीज को हम मोलैरिटी के रेशियो में भी यूज कर सकते हैं। तो ये समझना कि जिस चीज को हम मोल पे अप्लाई कर रहे हैं या जैसे हम स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सारी बातें इन पांचों पे अलग अलग तरह से लगाई जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मोल पे काम करते हैं, हम सब पे काम करते हैं। अब जैसे देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं। 5 लीटर ऑफ इथीन मान लो ये दिया गया है, और अगर वॉल्यूम के टर्म में बात होगी तो देखो, अगर एसटीपी दी है तो मोल में बदल सकते हो। अगर एसटीपी नहीं दिया है, रिएक्शन में वॉल्यूम के टर्म में बात है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो समझना वही काम करेंगे, पहले रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पे बना CO2 और यहां पे बना H2, ठीक है। 2 कार्बन 2 CO2, 4 हाइड्रोजन 2 H2O, 2 दूनी 4, 2 6, 3 ऑक्सीजन। टेम्परेचर ध्यान रख लेना, क्योंकि यूजुअली अगर बताया ना जाए तो यूजुअली हम वाटर को लिक्विड मानते हैं। वाटर को लिक्विड मानते हैं, यानी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। तो वाटर की फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन में मान लो लिखा है 400 डिग्री, 500 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली वाटर को क्या लोगे, वेपर, गैस। अदरवाइज वाटर को क्या लोगे, वाटर को लोगे लिक्विड, वाटर को लोगे लिक्विड। तो जरा देखो यहां पे, जैसे तुम मोल के लिए बोलते हो सेम वैसे ही तुम वॉल्यूम के लिए बोल सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाय 1, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाय 3, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस डिवाइडेड बाय 2। बट इसी चीज को हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड के लिए नहीं बोल पाएंगे। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि वॉल्यूम पे लगाना चाहो लगाओ, प्रेशर पे लगाना चाहो लगाओ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लगाओगे। गुड मॉर्निंग न्यूटन बाबा। मनु, रोहित शर्मा जी 19 मई को आने वाले हैं चैनल पे। एक फॉर्म है कमेंट में, उस फॉर्म को अगर भरते हो तो शायद तुम्हें रोहित शर्मा जी से मिलने का मौका मिल जाए।
और चैंपियन बनने के जो राज हैं वो सीख पाओगे। तो कल 19 मई को 1 बजे दोपहर के समय में इन्फिनिटी लर्न के चैनल पे रोहित शर्मा आने वाले हैं और उनसे मिलके बहुत सारी बातों को तुम जान सकते हो, समझ सकते हो। सीखे हुए लोगों से, सक्सेसफुल लोगों के हमेशा ओपिनियन जानने चाहिए, तो उससे एक आइडिया लगता है कि क्या माइंडसेट हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है, कैसा माइंडसेट हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो 19 मई को 1 बजे रोहित शर्मा यही बात बताने जा रहे हैं। देखो, तो इतना समझ में आ गया कि हम वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, बस लिक्विड के लिए नहीं करेंगे। तो वही तरीका यहां भी सीधे, किसकी वॉल्यूम दी है, C2H4। तो अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट डिवाइड बाय किसकी मदद से निकाल रहे हैं, इथीन की मदद से, उसका कॉफिशिएंट। इथीन की वॉल्यूम कितनी, 5, तो सीधे पता चल गया 15 लीटर, सीधे पता चल गया 15 लीटर। बहुत बढ़िया यार। अगर इसी तरह CO2 की वॉल्यूम निकालनी है तो CO2 का कॉफिशिएंट 2, 1, 5, कितना आ गया, 10 लीटर। तो वॉल्यूम में अगर तुम गैसेस के लिए वॉल्यूम एनालाइज करना चाहते हो तो वहां पे तुम्हें डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हो, डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हो। यहां पे तुम्हें कभी भी मोल में बदलने की जरूरत नहीं है। देखो, एक बात फिर से सुनो कि जो मोल है ये सबसे ज्यादा यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि एक बार मोल का रिलेशन मिल गया तो तुम मास पे भी जा सकते हो, तुम वॉल्यूम पे भी जा सकते हो, तुम नंबर्स पे भी जा सकते हो, तुम किसी भी चीज पे जा सकते हो, तुम कंसंट्रेशन पे भी जा सकते हो। तो मोल का जो रिलेशन है वो सबसे यूनिवर्सल है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं अगर हमें कभी सिर्फ गैसेस की वॉल्यूम की बात हो, हाँ बेटा रिपीट करें न्यूटन, अगर मान लो हमें सिर्फ कभी गैसेस की वॉल्यूम की बात हो या पूरे क्वेश्चन में सिर्फ प्रेशर की बात हो, तो हम मोल में बदल के थोड़ी मेहनत ज्यादा ना करना चाहेंगे, हम चाहेंगे हम सीधे प्रेशर वॉल्यूम को सॉल्व कर लें। तो ये रिलेशन लगा सकते हो, ये सारे रिलेशन, लेकिन ध्यान रखना ये रिलेशन तभी काम का है जब सबके वॉल्यूम का डिस्कशन हो। अब मान लो किसी की वॉल्यूम का डिस्कशन है, किसी के मास का डिस्कशन है, तब तो ये काम में नहीं आएगा ना। मान लो ये प्रेशर वाला लगाना चाहते हो, अब एक गैस का प्रेशर दिया है, दूसरे गैस की वॉल्यूम दी है, तब भी ये काम में नहीं आएगा। तो तब तुम्हारा मोल काम में आएगा। तो जहां पे कोई और तरीका काम में ना आए वहां पे मोल हमेशा काम में आएगा। मोल सेंट्रल है, मोल सेंट्रल पॉइंट है। अब हम क्या करें कि समय बचाने के लिए हम थोड़े से अलग रिलेशन देख लेते हैं। यानी कि अब क्या होगा, तुम कहोगे सर अलग अलग क्वेश्चन पता कैसे चलेगा, नहीं पता चले तो मोल से करो। पिछला क्वेश्चन जो अभी मैंने दिखाया वो भी मोल से कर सकते हैं। तो जहां भी तुम्हें ना पता चले वहां तक अभी तक जो भी हमने कहानी पीछे सीखी उसको लगाते हैं। अगर मान लो ये दिया गया कि C2H4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई, C2H4 के 5 लीटर हमने लिए किसी भी प्रेशर टेम्परेचर पर, STP की भी कोई बात नहीं, किसी भी प्रेशर टेम्परेचर पे लिए और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ इन तीनों की वॉल्यूम के बारे में जानना है, जो लिक्विड है उसके बारे में कुछ नहीं जानना है, तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि जैसे हम मोल का रेशियो लेते थे 1, 3 और 2, वैसे ही वॉल्यूम का रेशियो भी 1, 3 और 2 होगा। तो जैसे हम स्टोशियोमेट्री को डायरेक्टली करते थे वैसे ही कर सकते हैं। जिसको निकालना है उसकी वॉल्यूम, उसका कॉफिशिएंट यहां, जिसकी मदद से निकालना है उसकी वॉल्यूम और उसका कॉफिशिएंट यहां। तो ये कहलाता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। ये कहलाता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। बट ये तभी यूज कर पाओगे जब सबकी वॉल्यूम की बात हो, सारी गैसेस हो। तो ऑक्सीजन के लिए निकाला, सेम ऐसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाला। तो हमें पता चल गया कि अगर इसके 5 लीटर से रिएक्शन करनी है तो इसका 3 गुना, इसके 15 लीटर की जरूरत होगी, इसके 10 लीटर बनेंगे। वाटर के बारे में हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, वाटर के बारे में हम कमेंट वॉल्यूम एनालिसिस में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर लिक्विड है। अगर टेम्परेचर 100 से ज्यादा दिया होता, वाटर को गैस मानते और तब हम वाटर के बारे में कमेंट कर सकते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, थोड़ी सी क्लियरिटी और बढ़ेगी। मान लो 3 लीटर नाइट्रोजन, 3 लीटर नाइट्रोजन को 5 लीटर ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया, ठीक है। 3 लीटर नाइट्रोजन को 5 लीटर ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया। अब जरा इस क्वेश्चन को समझो।
सब गैसेस हैं, तो हम वॉल्यूम में बात हो रही है तो हम वॉल्यूम एनालिसिस सीधे भी कर सकते हैं। काम वही, क्या हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है? जी सर, बिल्कुल गिवन है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे हम मोल के टर्म में लिमिटिंग फाइंड करते थे वैसे ही वॉल्यूम के टर्म में करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 3/1। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 5/3। डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को सेम कर लो, तो ये आ गया 9/3 और ये आ गया 5/3। तो अब हमें और आसानी से, यहां भी दिख रहा था लेकिन अब और आसानी से दिखेगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटी वैल्यू है, और जो छोटा रेशियो होता है, जो रेशियो में छोटा होता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन। यानी हम जो भी चीज सॉल्व करेंगे वो हाइड्रोजन की मदद से करेंगे, जो भी कैलकुलेशन होगी वो हाइड्रोजन की मदद से होगी। समझ में आया न्यूटन? समझ में आया? तो अब मैं निकाल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। देखो, अमोनिया का कॉफिशिएंट 2, किसकी मदद से निकालना है? हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 3, हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी है? 5। तो अमोनिया के आ गए 10/3 लीटर्स। 10/3 लीटर्स। क्लियर? अगला हो नाइट्रोजन की वॉल्यूम। तो नाइट्रोजन का कॉफिशिएंट कितना है? 1। किसकी मदद से निकालने हैं? हाइड्रोजन। कितना है हाइड्रोजन की वॉल्यूम? 5। 5/3 लीटर। सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सब सेम, बस मोल की जगह वॉल्यूम को यूज कर रहे हैं। यानी कि अब जो ये नाइट्रोजन की वॉल्यूम आई है, ये आई है कितनी वॉल्यूम यूज हुई है। अमोनिया की जो वॉल्यूम आई है वो ये आई है कि रिएक्शन में कितनी वॉल्यूम बनी है। तो अब हम ये प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन जो था, लिमिटिंग रिएजेंट 5 लीटर था, नाइट्रोजन 3 लीटर था, अमोनिया रिएक्शन से पहले था ही नहीं। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा खत्म हुआ, तो रिएक्शन के बाद 0 बचा। हाइड्रोजन खत्म हुआ तो नाइट्रोजन भी खत्म होगा ना। नाइट्रोजन कितना खत्म हुआ? 5/3। नाइट्रोजन कितना खत्म हुआ? 5/3। तो एलसीएम ले लोगे तो नाइट्रोजन कितना बचा? 4/3 लीटर बच गया। तो जैसे मोल में निकालते थे कितना बचा कितना खत्म हुआ, वैसे ही हम वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। 0 लीटर था, 10/3 लीटर, 10/3 लीटर बन गया, तो कितना बचा? अब रिएक्शन के बाद कितना है? 10/3 लीटर। तो ऐसे हम रिएक्शन के बाद कॉम्पोजिशन भी बता सकते हैं। तरीका नहीं बदलेगा, जो प्रिंसिपल है, जो मेन कॉन्सेप्ट, वो नहीं बदलेगा। सिर्फ हमें इस बात को समझना है, क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में रिलेशन आएंगे। ये कंसंट्रेशन टर्म अभी आगे आएगा, नंबर वाला रिलेशन आ चुका है, ये आ चुका है। जो भी चीजें मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं उनके लिए हम स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हैं, उनके लिए हम स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हैं। और एक काम की बात, क्योंकि मोलर मास सबका अलग अलग होता है, मोलर मास सबका अलग अलग होता है, तो मोल और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मोलर मास सबके लिए अलग अलग होता है, ये सबके लिए अलग अलग होता है, और इस वजह से मास और मोल प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी जो मोल का रिलेशन है वो मास पे अप्लाई नहीं कर सकते। मास को छोड़ के लगभग तुम जितनी चीजें पढ़ते हो सब पे अप्लाई होता है। रेट ऑफ रिएक्शन उस पर भी अप्लाई होता है काइनेटिक्स में, और भी बहुत सारी चीजें। तो मास के अलावा तुम जितनी चीजें पढ़ते हो मोल का रिलेशन सब पे अप्लाई हो जाता है लगभग। जिन जिन चीजों पे हम करते हैं क्वेश्चन में वो तुम्हारे सामने लिखेंगे। अब तुम्हें एक और क्वेश्चन सिखाते हैं वॉल्यूम का, फिर हम जाएंगे प्रेशर को समझेंगे। एक बार देख लेंगे प्रेशर वाला क्वेश्चन भी। मान लो ये रिएक्शन है 4NH3 गैस, 5O2 गैस, 4NO गैस, 6H2O लिक्विड। अगर अमोनिया के 5 लीटर एंड ऑक्सीजन के 6 लीटर रिएक्ट कर रहे हैं एंड रिएक्शन की यील्ड 40% है,
तो रिएक्शन के बाद गैस का कॉम्पोजिशन क्या होगा? चलो फटाफट सारे बच्चे इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये तुम सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये हमारे लिए क्वेश्चन है, इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नीट में कभी नहीं आ सकता। ठीक है? अरे रोहित शर्मा के तो सब फैन है, तुम नहीं हो क्या? क्या हमें तो क्रिकेट देखे हुए बहुत समय हो गया। 5 लीटर ऑफ अमोनिया, ये तो दिया है। 5 लीटर ऑफ अमोनिया तो दिया हुआ है। 5 लीटर ऑफ अमोनिया है, 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है। रिएक्शन होगी, रिएक्शन की यील्ड सिर्फ 40% है, तो रिएक्शन के बाद गैसेस के क्या क्या वॉल्यूम होंगे? जैसे यहां पे मैंने लिखा है ना, रिएक्शन के बाद क्या कॉम्पोजिशन है, तो हाइड्रोजन 0 है, नाइट्रोजन इतना है, अमोनिया इतना है। तो इस तरह से तुम्हें इंफॉर्मेशन बतानी है, इस तरह से इंफॉर्मेशन यहां बतानी है। ठीक है? देखो क्या कहा गया, 5 लीटर अमोनिया, 6 लीटर ऑक्सीजन, यील्ड ऑफ द रिएक्शन 40%। ठीक है? क्या हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में दिया गया है? तो हां सर, दिया तो गया है। तो क्या क्वेश्चन की फील कहती है कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे? हां सर निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए अमोनिया और ऑक्सीजन की ही तुलना करेंगे। हां, वॉल्यूम के टर्म में बात हुई तो मोल क्यों लिखा सर आपने? गलती हो गई, वॉल्यूम लिख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बाय 4, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय 5। इसको कंपेयर कर लेते हैं इधर कहीं साइड में आके, इसको इधर साइड में लाके कंपेयर कर लेते हैं। जगह चाहिए होगी इस क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने पहली जगह बना ली। अमोनिया के वॉल्यूम है 5 बाय 4, और ऑक्सीजन की वॉल्यूम है 6 बाय 5। सेम बना लेते हैं किसी एक में, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो देखो ये बन गया 25 डिवाइडेड बाय 20, और ये बन गया 24 डिवाइडेड बाय 20। बहुत आसपास का अंतर है, बहुत आसपास का अंतर है, लेकिन अंतर है। छोटी वैल्यू कौन है? डिनोमिनेटर सेम। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई इतनी बात? समझ में आया सबको? अब यहां पे क्वेश्चन में एक और बात, टेक्निकली तो लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट कंज्यूम होता है। लिमिटिंग रिएजेंट 100% कंज्यूम होता है, नहीं होता है? लेकिन वो कब होगा? जब रिएक्शन 100% होगी। यही तो हम कहना चाहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के एनालिसिस में, कि दो लिए थे, दोनों ने आपस में भिड़ना शुरू किया, दोनों कम होते गए, भिड़ते भिड़ते अचानक से गायब हो गया, और जैसे ही वो गायब हुआ रिएक्शन खत्म। तो वो रिएक्शन की 100% यील्ड है। ये कब पूरी तरह से खत्म होगा? जब 100% यील्ड होगी। बट इस क्वेश्चन में यील्ड कितनी है? 40%। इस क्वेश्चन में यील्ड कितनी है? 40%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो खत्म होना था वो पूरा खत्म नहीं हो पाया। यहां जो लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है वो भी खत्म नहीं हुआ। कितना ऑक्सीजन रिएक्शन में खत्म होगा? कितना ऑक्सीजन रिएक्शन में खत्म होगा? 6 लीटर का सिर्फ 40%। 6 लीटर का सिर्फ 40%, यानी 2.4 लीटर। बाकी ऑक्सीजन खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिएक्शन किसी वजह से 100% कंप्लीशन में नहीं जा रही है। रिएक्शन किसी वजह से 100% कंप्लीशन में नहीं जा रही है। तो जो भी जितना खत्म होना था 40% होगा, जितना बनना था उसका भी 40% बनेगा। यानी अब जो भी हम सॉल्व करेंगे वो इसकी मदद से करेंगे। तो ये रिएक्शन का पहला पार्ट, ये रिएक्शन का दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। अब बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की वॉल्यूम 2.4 लीटर लेने वाले हैं। NO की वॉल्यूम आ जाएगी, NO का कोफिशिएंट 4, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 5, ऑक्सीजन की वॉल्यूम 2.4, या इसको हम 24/10 भी लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया 48/25, 48/25 लीटर। चलो अमोनिया की वॉल्यूम, अमोनिया का कोफिशिएंट भी 4, 5,
ऑक्सीजन का, इसको फिर से हम 24/10 लिख सकते हैं, तो ये भी कितना आएगा 48/25 लीटर। अब हमें क्या समझ में आया? अब बच्चों हमें यह समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन इतना यूज होगा तो NO के इतने बनेंगे और इतना NO बनाने के लिए इतना NH3 खर्च किया जाएगा, इतना NH3 खर्च किया जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन के आखिरी आंसर पार्ट की, क्वेश्चन के आखिरी आंसर पार्ट के, कि रिएक्शन के बाद भाई क्या मसाला है। रिएक्शन के बाद अगर पहली बात करें ऑक्सीजन की, ये क्या आ गया? सोडा पीडीएफ। सोडा पीडीएफ क्या होता है? हाँ, गायब हो गया भाई। सोडा वोडा बाद में आना, ये शाम का काम है, दिन में नहीं। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन कितना होगा? देखो ऑक्सीजन कितना होगा, था कितना, कहां गया? 6 लीटर। यूज कितना हुआ? 2.4। बचा कितना? 3.6। तो रिएक्शन के बाद इतना ऑक्सीजन बचा। अगला बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया, तो इस बार देख सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट भी पूरा खत्म नहीं हुआ। अमोनिया कितना था? 5 लीटर। अमोनिया कितना था? 5 लीटर। खत्म कितना हुआ? ये 48/25। बचा कितना? एलसीएम लेंगे तो 125 माइनस 48, 125 माइनस 50 अगर करते हैं, 125 में से अगर 50 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 75। 75 से 2 ज्यादा, आई थिंक 77। देख लेना है, मेरी कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग रहता है, कभी कभी गलत हो जाता है। इतना अमोनिया बचेगा, इतना अमोनिया बचेगा। और अगर मैं बात करूं नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो नाइट्रिक ऑक्साइड पहले तो था ही नहीं, बना कितना? 48/25। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कितना होगा अब? 48/25 लीटर। 48/25 लीटर। तो ये आ गया रिएक्शन के बाद गैस का कॉम्पोजिशन। अब अगर तुम कहो सही इसमें तो बहुत सारे काम है, इसमें तो 4 पार्ट है, इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में आएगा नहीं, तो भैया पीवाई को उठा के देखो, ऐसा क्वेश्चन नीट में आया है। उन्होंने बस क्या किया था, 50% कर दिया था, कैलकुलेशन आसान कर दी थी, तो तुम्हें जो अभी बड़ा लग रहा है वो बड़ा हुआ नहीं। फिर उन्होंने कैलकुलेशन आसान कर दी थी तो आसानी से सॉल्व हो जाता, रेशियो वेशियो वाला काम खत्म कर दिया था। तो क्वेश्चन का तरीका समझो, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, डेफिनेटली करनी, लेकिन तरीका समझो। नीट में अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जिसके ज्यादा हिस्से हैं, तो वो डेफिनेटली उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान कर देते हैं। अगर कभी उन्होंने पंगा ले ही लिया, क्वेश्चन भी बड़ा है, कैलकुलेशन भी ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के अंत में बचा के रखना। टाइम मिला तो सॉल्व करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, क्या कर सकते हैं अगर नहीं हो पा रहा तो ये तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि हम वॉल्यूम की स्टोइशियोमेट्री एनालिसिस कैसे करते हैं। ऐसे ही स्टोइशियोमेट्री एनालिसिस हम प्रेशर पे भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम स्टोइशियोमेट्री एनालिसिस किसी भी चीज पे कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं स्टोइशियोमेट्री 2.0। इसमें हम क्या कहते हैं, मान लो एक रिएक्शन है A + B, ये बना रहा है C + D। इसके आगे 2 लगा है, इसके आगे 3 लगा है, इसके आगे 4 लगा है, इसके आगे 5 लगा है। ये उन जगह काम ज्यादा आसान होता है जहां पे तुम्हें, अभी जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया ना, जहां पे तुम्हें फाइनल कॉम्पोजिशन चाहिए वहां पे ये ज्यादा आसान होता है। वरना तुम चाहो तो इसे हर जगह लगा सकते हो, नहीं तो मत लगाओ। ये हम इक्विलिब्रियम में यूज करेंगे। यहां पे हम इनिशियल और फाइनल टाइम की बात कर लेते हैं कि इनिशियल टाइम पे हो सकता है इसके x मोल हो, इसके y मोल हो, इसके p मोल्स हो, इसके q मोल्स हो। हमें नहीं पता इनिशियल किसी के कितने भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट अगर नहीं दिया तो 0 मानेंगे, वरना प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं। फाइनल टाइम की बात करते हैं t बराबर t पे। अब देखो रिएक्शन में जो लिया गया है क्या वो रेशियो में होगा? नहीं, ओरिजिनल अमाउंट तो कितना भी हो सकता है, ओरिजिनल अमाउंट तो कितना भी हो सकता है। रिएक्शन होने तक यहां से कुछ माइनस होगा, यहां से भी कुछ माइनस होगा, यहां से भी कुछ माइनस, यहां कुछ प्लस होगा, और यहां भी कुछ प्लस होगा।
ये इंफॉर्मेशन मोल में भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकती है, वॉल्यूम में, जिसके लिए वैलिड है सब पे लगा सकते हो। अभी हम मोल मान के लगा रहे हैं। जो माइनस प्लस होने वाला है, जो नंबर माइनस प्लस होने वाला है वो रेशियो में होगा। रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री हमेशा चेंज को दिखाता है। तो अगर 2 का रेशियो यानी यहां पे अगर माइनस होगा तो हो सकता है 2a मान लेते हैं। यहां से 2a घटा तो रेशियो वाइज यहां से 3a घटेगा। तो कोई भी एक वेरिएबल लो, उसको कोएफिशिएंट के साथ चिपका दो, ये ज्यादा आसान हो जाता है। फिर यहां पे जो बनेगा वो कितना बनेगा 4a, और यहां पे जो बनेगा वो कितना बनेगा 5a। तो ये ध्यान दो, सबका जो माइनस और प्लस हुआ वो स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री चेंज को दिखाता है, रिएक्शन में कितना चेंज हुआ उसको दिखाता है स्टोइचियोमेट्री। उसको दिखाता है स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, जैसे हमने यहां पे किया था, इनिशियल में से कितना घटा कितना बना, ये स्टोइचियोमेट्री दिखाता है। इनिशियल में से कितना घटा या कितना बना, ये बात हमें स्टोइचियोमेट्री दिखाता है। तो इनिशियल में से अगर 2a घटा तो बचा कितना x प्लस प्लस का है आएगा सर माइनस आएगा x माइनस 2a। y में से कितना घटा y माइनस 3a घट गया तो बचा कितना y माइनस 3a। तो इसलिए जहां पे हमें फाइनल कॉम्पोजिशन निकालना है, ये तरीका डायरेक्टली देता है। इसे हम बोलते हैं टेबुलर मेथड, कि यहां पे हम टेबल बना रहे हैं 2 टाइम की। ये तुमने इक्विलिब्रियम में होते हुए देखा होगा, वहां बहुत आसान कर देता है क्वेश्चनों को। p प्लस 4a और ये कितना हो गया q प्लस 5a, q प्लस 5a। अब इसी में अगर तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, तो अगर a लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 0 हो जाएगा, अगर b लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 0 हो जाएगा। जो भी लिमिटिंग है वो 0 होगा, जो भी लिमिटिंग है वो 0 होगा। होगा ही नहीं होगा। अब ये 0 होगा तो a कितना आ जाएगा x/2, ये 0 होगा तो a कितना आ जाएगा y/3। वही तरीका, इनमें से जो भी छोटा होगा वो वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो एक बार हमने a को 0 किया, एक बार हमने रिएक्टेंट b को 0 किया। तो लिमिटिंग रिएजेंट भी फाइंड कर सकते हो यहां से। जहां तुम स्टोइचियोमेट्री 2.0 लगा सकते हो वहां स्टोइचियोमेट्री 1.0 भी लगा सकते हो, जहां स्टोइचियोमेट्री 1.0 लगा सकते हो वहां स्टोइचियोमेट्री 2.0 भी लगा सकते हो। ये वाले क्वेश्चन, ये वाला तरीका ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा काम आता है। और ऐसे क्वेश्चन तुम देखोगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, काइनेटिक्स चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, इन सब चैप्टर में ये वाला तरीका हमें ज्यादा काम में आएगा। तो अभी मैंने बस इस तरीके का आइडिया दिया है। इस तरीके को अभी बस एक समझ लो कि स्टोइचियोमेट्री कैसे हमें रिएक्शन का आगे आना पीछे दिखाता है। और इस बात को समझ लो कि जो हम स्टोइचियोमेट्री अभी लगा रहे थे वो कैसे लगा रहे थे, वो अभी तुम्हें यूज करना है। इसकी प्रैक्टिस करनी ताकि ये तुम जल्दी कर पाओ। इन सब स्टोइचियोमेट्री की प्रैक्टिस करनी ताकि ये तुम जल्दी कर पाओ। ठीक है, प्रेशर वाले केस में भी ये वाला तरीका ज्यादा काम आता है, प्रेशर वाले केस में भी ये वाला तरीका ज्यादा काम आता है। AA 720, क्या ये 720 तुम्हारे नीट का स्कोर है? क्या मैंने कभी तुमसे पूछा कि भाई नीट में नंबर कम क्यों है? खैर, जो पुरानी बातें उनको छोड़ो, कब तक उन बातों पे फंसे रहोगे। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके ही तो सिलेक्शन होगा। 720 नंबर आएंगे जो तुम्हारे यूजर नेम को सार्थक कर पाएंगे, है ना? है ना? अब आओ, अब आओ, ये आता है मोल मोल कन्वर्जन। क्या मतलब है इसका? ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखे जा चुके हैं नीट एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखे जा चुके हैं नीट एग्जाम में। इस साल नहीं आया अलग बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा बनेगा डायग्राम नंबर C। जैसे तुम्हें पता होगा ये बात कि अगर तुम्हें बड़े भैया से
किसी भी बड़ी यूनिट से छोटे की तरफ जाना है, किलोग्राम से ग्राम जाना है, लीटर से मिलीलीटर जाना है, किसी भी बड़ी यूनिट, जूल से अर्ग जाना है, न्यूटन से डाइन जाना है, किसी भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, तो ये तुमने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। अभी भी हम वही काम कर रहे हैं, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो हम डिवीजन करते हैं। यही काम हमने मोल को डिफाइन करते समय भी किया कि मोल बड़ी यूनिट है, मास वॉल्यूम नंबर छोटी यूनिट है। मोल से मास जाना था मल्टीप्लाई, बड़े से छोटा, मास से मोल जाना है डिवाइड, मोल से नंबर आना है मल्टीप्लाई, बड़े से छोटा, नंबर से मोल जाना है डिवाइड, मोल से वॉल्यूम आना है मल्टीप्लाई, वॉल्यूम से मोल जाना है डिवाइड, क्योंकि मोल सब में बड़ी यूनिट है, उन चारों में मोल सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट थी, तो मोल की तरफ आने के लिए डिवाइड, मोल से दूर जाने के लिए मल्टीप्लाई। ये बहुत बेसिक सी बात है जो हमने फिजिक्स में बहुत बार सुनी, पढ़ी, समझी है ना। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो तुम कहोगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी है, राइट। अगर पूछूं 10 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो तुम कहोगे सर 10/1000। कोई बात नहीं, देखो न्यूटन, अगर ये तुम्हारा ड्रॉप है और ये तुम्हारा सीरियस ड्रॉप है, तो टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं लाइव ही देखो क्लास, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं यही क्लास देखो, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। और हर बच्चे के लिए सजेशन है कि देखो, पढ़ाई का जो टाइम है ना, जो सोर्स है, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकते। हर किसी के बताने का, समझाने का तरीका अलग है। 10 जगह से सीखोगे, 2 जगह से सीखोगे तो कंफ्यूजन होगा। और एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मान लो कार चलानी आती है मुझे, कार चलाने की हम बात कर लें, तो कार चलाने का अगर मैंने वीडियो देख लिया, मैंने 1 शॉट वीडियो देखा कार कैसे चलाते हैं, मैंने 10 घंटे का वीडियो देखा कि कार कैसे चलाते हैं, गियर कब बदलते हैं, क्लच कब लगाते हैं, एक्सीलरेटर कब लगाते हैं, ब्रेक कब दबाते हैं, मैंने साल भर का कोर्स किया जहां पे लेक्चर 1 में मुझे कार में बैठना सिखाया गया, लेक्चर 2 में मुझे कार का दरवाजा बंद करना सिखाया गया, लेक्चर 3 में मुझे स्टीयरिंग पकड़ना सिखाया गया, और ऐसे करके मैंने साल भर का कोर्स किया। लेकिन अपनी रियल लाइफ में मैंने कार कभी छुई तक नहीं। मुझे कार की चाबी कैसे पकड़ते हैं वो भी नहीं दिखा कभी। तो क्या मैं एक्चुअल में कभी कार चला पाऊंगा? मुझे कोई कहते कि जाओ आज तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, आज तुमने कार नहीं चलाई तो तुम्हारा खून कर देंगे, तो उस दिन तुम खून होना पक्का है, क्योंकि मैंने देखा है लेकिन किया नहीं है। वही काम यहां पे भी है। तुम 1 शॉट लेक्चर देख लो, तुम क्रैश कोर्स के लेक्चर देख लो, तुम ईयर लॉन्ग प्रोग्राम कर लो, सब बर्बाद हो जाता है अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो चाहे लेक्चर कभी भी देखो, प्रैक्टिस होनी जरूरी है। और प्रैक्टिस ऐसा भी नहीं कर सकते कि ये कोई ऐसा काम नहीं कि चलो मैं 2x स्पीड पर प्रैक्टिस कर लूंगा। अगर कार चलाने सीखने में हफ्ता भर लगता है तो हफ्ता भर लगेगा ही। तुम एक ही दिन में जाके 24 घंटे कार चला के कार नहीं चला पाओगे। तो वही काम पढ़ाई के साथ भी है कि अगर हमने छोटे छोटे सेक्शन में पढ़ाई नहीं की, छोटे छोटे सेक्शन में हमने प्रैक्टिस नहीं की, ये नहीं कि मैंने सारा कुछ एक ही दिन में पढ़ लिया, अब उसका प्रैक्टिस अगले दिन करके खत्म, चौथे दिन भूल जाऊंगा, कुछ मिक्स कर दूंगा, गड़बड़ कर दूंगा। सुबह ही मैंने स्टीयरिंग पकड़ना सीखा, सुबह ही मैंने ब्रेक लगाना सीखा, सुबह ही मैंने गियर बदलना सीखा, तो गियर के टाइम पे मैं ब्रेक लगा दूंगा, ब्रेक के टाइम पे क्लच दबा दूंगा, ऐसी गलतियां हो जाएंगी। तो वही सिनेरियो है कि पढ़ना, समझना, नोट्स बनाना, ये पढ़ाई का 5-6% है। मेन जो 90-95% है वो है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ऐसी ऑर्गेनिक में रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, वरना हम यहां पे रिएक्शन लिख दी, हमने मैकेनिज्म समझा दी, हमें दिख रहा है कि कार्बन हमला कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें दिख रहा है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तुम्हें कैसे दिखेगा? बिना प्रैक्टिस के नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करो। मतलब अगर टाइम कम भी नहीं, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर टाइम कम मिल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, और उसके चक्कर में अगर तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो रही है, तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं से मैनेज करना है। किसी और चीज की प्रायोरिटी कम कर सकते हो, प्रैक्टिस करने की प्रायोरिटी खत्म नहीं कर सकते हो अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। चल, तो हमने ये समझा कि यार बड़ी यूनिट से छोटी पे जाना है मल्टीप्लिकेशन, छोटे से बड़े पे जाना है तो डिवीजन। तो वही काम यहां पे है। मॉलिक्यूल बड़ा होता है और एटम छोटा होता है।
अभी तक क्या था क्वेश्चन में, अगर हाइड्रोजन दिया था तो हम हाइड्रोजन की ही चर्चा कर रहे थे, अगर अमोनिया दिया था तो हम अमोनिया का ही मास, अमोनिया के ही नंबर, ये सब निकाल रहे थे। हम ये नहीं जान रहे थे कि अमोनिया में कितना नाइट्रोजन एटम है। ऐसी चर्चाएं अभी तक नहीं की। अब हम वो चर्चा करने वाले हैं कि अगर मुझे मॉलिक्यूल से एटम की तरफ जाना है, इधर हम एटम लिखते हैं, इधर मॉलिक्यूल लिखते हैं। अगर मेरे पास बच्चों मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन है और मुझे एटम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो छोटी चीज को निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक में कितना है। ये तो अब तक तुम्हारे दिमाग में शायद बैठ ही गया होगा कि हमेशा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन एक से करते हैं, हमेशा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन एक से करते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें, इसी चीज को तुम डायग्राम में याद कर सकते हो कि मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ एटम। अगर तुम्हें छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिसिटी से। तो ये तीसरा डायग्राम है। पूरे चैप्टर में बोला था 4 डायग्राम आएंगे, चैप्टर खत्म होगा, 4 डायग्राम आएंगे, चैप्टर खत्म होगा। और अगर तुम्हें एटम से छोटे से बड़े की तरफ आना है तो डिवाइड करेंगे एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी का मतलब एक में कितना, 1 में कितना है, ठीक है, एक में कितना है। यानी कि यही सेम काम, देखो वैसे तो हम एटम के लिए लिख रहे हैं, बट यही सेम काम तुम हमेशा बड़े से छोटे के लिए कर सकते हो। तुम्हें एटम से इलेक्ट्रॉन में जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तुम्हें एटम से न्यूट्रॉन की तरफ जाना है, मल्टीप्लाई एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है। तो हर बार हम एक में कितना है उस मसाले से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। देखो मान लो बात करूं 4 मोल NH3 की, तो मुझे क्या दिखता है कि एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। एक में कितना है वो पता है, तो मैं कह सकता हूं कि 4 मोल NH3 में, एक में अगर एक है तो 4 में भी कितना होगा? 4 मोल नाइट्रोजन होगा। या ऐसे लिखूं 1 × 4 मोल नाइट्रोजन होगा और 3 × 4 यानी कि 12 मोल हाइड्रोजन होगा। यही तो बात होगी, तो यूजुअल बात है ना ये बात सही। तो अगर इस चीज को देख लेते हैं हम, अगर बच्चों हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो देखो ना वही तो किया एटम के मोल निकालने के लिए। और हमेशा ध्यान रखना काम मोल का ही है, काम मोल का ही है। एटम के मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूल के मोल में उस एटम की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, एटम के मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूल के मोल में उस एटम की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। तो या तो तुम फॉर्मूला याद कर लोगे, मतलब याद क्या समझ लोगे, या उसी चीज को डायग्राम में याद कर लो। इसी बात से हमने डायग्राम नंबर बी बनाया था। आई थिंक ये डायग्राम नंबर डी है ना, हमने स्टोइचियोमेट्री भी पढ़ ली है। हाँ नहीं, हाँ ठीक है। उसी से हमने डायग्राम नंबर ए बनाया था, पहला डायग्राम। मोल की तरफ जाना है तो डिवाइड, मोल से आना है तो मल्टीप्लाई। इसी बात से हमने ये डायग्राम नंबर 3 बनाया। जैसे देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम तुम्हें बढ़िया सा दिखाते हैं। ये भी आसान है, चलो एक इधर ही बढ़िया सा दिखाते हैं। मान लो मुझे कहा जाए मेरे पास 8 ग्राम, चलो 8 नहीं लेते हैं, 11 ग्राम C3H8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 11 ग्राम C3H8 है। इसके अंदर की बातें आप समझनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये फील आएगी कि क्वेश्चन में दिया कुछ और है, पूछा कुछ और है। ऐसी फील आएगी C3H8 में कितने ग्राम कार्बन है, C3H8 में कितना लीटर हाइड्रोजन है, C3H8 में कितने कार्बन के एटम है, या इतने कार्बन के एटम के लिए कितना C3H8 चाहिए। इस टाइप की जब फील आए क्वेश्चन पढ़ के कि दिया किसी और के बारे में है, पूछा उसके अंदर या उसके ऊपर के बारे में। ऐसी फील आए कि डब्बे के बारे में देके डब्बे के अंदर रखे हुए पेन के बारे में पूछा गया है, या पेन के बारे में देके उस पेन को जिस डब्बे में रखा गया उसकी बात पूछी गई है।
ये फील आनी चाहिए। समझ पाए कौन सी फील? डब्बे के अंदर के पेन को पूछ लिया गया या पेन के बाहर के डब्बे को पूछा गया। तो इसकी फील के लिए क्या करेंगे? पहला काम हमेशा वही रहता है, मोल निकालेंगे। जो भी दिया गया है, एटम, मॉलिक्यूल, जो भी दिया गया, बस ध्यान रखना कि क्या दिया गया है, मोल निकालेंगे। तो मोल ऑफ C3H8 आ जाएगा C3H8 का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल निकालने में तो आप सब स्मार्ट हो ही गए हैं। 1/4 मोल। फिर सोचो, अगर यहां पे बात की कार्बन की, थोड़ा सा अब ये ध्यान रखना, यहां पे ये ध्यान रखना किसके लिए बात कर रहे हो, किसकी बात हो रही है, ये जरूर ध्यान रखना। तो अपने आप ये क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेंगे। मॉलिक्यूल, एटम, या तुमसे पूछा गया भाई हाइड्रोजन एटम कितना होगा। ये सोचो कि तुम्हें बड़े से छोटे पे जाना है, छोटे से बड़े। तो सर हमें जाना है बड़े, मॉलिक्यूल बड़ा होता है, एटम छोटा। बड़े से छोटे पे जाना है तो कार्बन के लिए कार्बन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। तो इतने मोल C3H8 के अंदर इतना मोल कार्बन का होगा और इतना मोल हाइड्रोजन का होगा। यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम के 2 मोल हैं 11 ग्राम C3H8 में, और कार्बन एटम के 3/4 मोल हैं 11 ग्राम C3H8 में ही। इस मोल को अगर मैं कार्बन एटम के मोलर मास, जिसकी बात हो इसके कार्बन एटम के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 9 ग्राम। इसी मोल को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम। तो फिर मैं ये भी बता सकता हूं कि 11 ग्राम C3H8 में 9 ग्राम कार्बन का मास है और 3/4 Na कार्बन के एटम है। ये दोनों इंफॉर्मेशन किसके लिए है? कार्बन एटम के लिए। और ऐसे ही अगर मैं इस 2 मोल को हाइड्रोजन के मोलर मास 1 से मल्टीप्लाई कर दूं या मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मोल कन्वर्जन जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन किसकी आ गई? हाइड्रोजन एटम की। ये इंफॉर्मेशन किसकी आ गई? हाइड्रोजन एटम की। यानी 11 ग्राम C3H8 में 9 ग्राम कार्बन के हैं और 2 ग्राम हाइड्रोजन के हैं। टोटल 11 ग्राम हो रहा है। 11 ग्राम C3H8 में 3Na/4 कार्बन के एटम है और 2Na हाइड्रोजन के एटम है। तो हम बड़े से छोटे, छोटे से बड़े दोनों काम कर सकते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लो मुझे दिया गया 32 नहीं लेते हैं, 32 और 8 40 ग्राम ऑक्सीजन एटम, और जिसके अंदर ये बात हो रही है वो मान लो H2SO4 है। देखो सबसे पहले जो दिया गया है, फिर से फोकस किस पे होगा? किसकी बात हो रही है? फोकस किस पे है? किसकी बात हम कर रहे हैं? अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो अगर मैं ये देख पा रहा हूं कि बात जो यानी इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो ऑक्सीजन की गिवन है, तो ऑक्सीजन एटम के मोल निकालेंगे। ऑक्सीजन का मास गिवन है 40। ये थोड़ा ध्यान रखना, यही बच्चा गलती करता है, यहां लिख देता है 32, यहां लिख देता है 32 और यहीं पर सारा मामला कबाड़ कर दिया। इसीलिए कहा ना, ये ध्यान दोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। ऑक्सीजन एटम है, एक एटम का मास 16 होता है। कितना आ गया? 5/2 मोल। 5/2 मोल या 2.5 मोल? 2.5 मोल। अब हमें छोटा दिया गया है और इससे हम किधर जाना चाहेंगे? बड़े की तरफ। इससे हम बड़े की तरफ जाना चाहेंगे। तो छोटे से बड़े कैसे जाएंगे? डिवाइड करके। छोटे से बड़े कैसे जाएंगे? डिवाइड करके। किससे डिवाइड करेंगे? उसी के जिसके बारे में बात है, ऑक्सीजन की बात है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी से। तो अब हमें रिवर्स इंफॉर्मेशन मिली कि यदि हम 40 ग्राम ऑक्सीजन के चाहते हैं तो हमें 5/8 मोल H2SO4 लेना होगा। 5/8 मोल H2SO4 लेना होगा, या अगर मैं इसको 98 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मुझे ग्राम मिल जाएगा, कितना ग्राम लेना होगा। अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्यों? ये सारी बातें, ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी आई है? ये सारी इंफॉर्मेशन आई है H2SO4 की। तो इन टाइप के क्वेश्चन में जहां तुम मोल मोल कन्वर्जन या जहां भी तुम्हें फील होना कि तुम एटॉमिसिटी यूज कर रहे हो, वो हमेशा उन क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कब किसकी बात है। ये किसका है? ऑक्सीजन एटम का। ये किसका है? H2SO4 मॉलिक्यूल का। इसी में अगर बच्चों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं हाइड्रोजन के एटॉमिसिटी से, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आ जाएगी मोल ऑफ एटम। कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम के मोल। अब मैं हाइड्रोजन एटम की भी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं कि इतने ऑक्सीजन के लिए कितना H2SO4 चाहिए और उतने H2SO4 में कितना हाइड्रोजन होगा। अगर मैं इसी को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं जो सल्फर की एटॉमिसिटी है, तो ये आ जाएंगे मोल ऑफ सल्फर एटम। तो अब मैं ये भी निकाल सकता हूं कि जितने ऑक्सीजन दिया गया है उसके लिए कितना H2SO4 है और उसके अंदर कितना हाइड्रोजन, कितना सल्फर है। तो जब भी हमें कभी मॉलिक्यूल को बिल्कुल खोल के रख देना है, हम वहां पे ये मोल कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं? मोल मोल कन्वर्जन। तो हमारे 3 डायग्राम है, तीनों के नाम है। पहला डायग्राम है मोल से अदर क्वांटिटी कन्वर्जन, दूसरा है स्टोशियोमेट्री रिलेशन, स्टोशियोमेट्री 1.0 बोल लो, और तीसरा है मोल मोल कन्वर्जन। तीसरा है मोल मोल कन्वर्जन। अब जैसे ये सारे क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन देखो तो ये तुम्हारे होमवर्क हैं। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन गैस बाय डिफॉल्ट हमेशा मॉलिक्यूल होता है। तो O2 मॉलिक्यूल दिया है, ऑक्सीजन गैस पूछा है, एटॉमिसिटी 2। कितने H2SO4 में इतना ऑक्सीजन एटम होगा, मॉलिक्यूल दिया है, एटम पूछा गया है। किसमें एटम सबसे ज्यादा है? कहीं एटम कहीं मॉलिक्यूल दिया, नंबर ऑफ एटम पूछा गया है। किसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है? नीट का एग्जामिनेशन का, फिर से नीट का क्वेश्चन, किसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है? ये तो मोल का क्वेश्चन, ये भी मोल का जनरल क्वेश्चन। किसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है? मोल का रेशियो क्या है? मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसमें? कितने एटम है ट्राई एटॉमिक गैस में? तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं होमवर्क। ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतने ग्राम अमोनिया में कितने एटम होंगे? मॉलिक्यूल देके एटम के बारे में पूछा गया, मॉलिक्यूल देके एटम के बारे में पूछा गया, मॉलिक्यूल दिया गया, ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछा गया। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हें किसी क्वेश्चन को पढ़ के ऐसी फील आती है कि किसमें कितना होगा, किसमें कितना होगा, तब हम बात करते हैं मोल कन्वर्जन की। कॉन्सेंट्रेशन टर्म किया जाएगा अगली क्लास में, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ ही इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले वाला पार्ट था वो खत्म हो जाएगा। आज का तुम्हारा काम है बेटा रिवाइज कर लो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और बस इतना। एक काम करना होता है घर पे, तो तुम्हें बस एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग और ऐसे धमाकेदार बातें करेंगे। उन धमाकेदार बातों में होने वाली है कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बातें। तो एक बार फिर से बता दूं, थोड़ा बहुत चैंपियन के माइंडसेट को समझने के लिए कल 19 मई को 1 बजे रोहित शर्मा के साथ डिस्कशन है, जहां पे एम्स और नीट और जेई के टॉपर से भी बातें होंगी, और ये समझा जाएगा कि चैंपियन का माइंडसेट क्या होता है, चैंपियन कैसे सोचते हैं। तो कल सब लोग मिलते हैं 19 मई को 1 बजे लाइव इसी चैनल पे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।